Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology का इस आपके एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वापस आते हैं हम मेतेई को। मेतेई के इतिहास समझते हैं और जो आज चल रहा है वहां पर उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लॉट ऑफ वायलेंस हैपेंड। दिल्ली में भी हॉस्पिटल्स में वी हैव सम किड्स ओवर देयर और बहुत सारी पिक्चर्स मुझे भेजी नहीं व्लादिमीर ने एंड आई थॉट कि वी शुड टॉक अबाउट इट। चलिए वेलकम व्लादिमीर। धन्यवाद और आपको और आपके सभी दर्शकों को मुझे ये मौका देने के लिए। तो हाँ, अभी मणिपुर में एक बीएसएफ पर्सोनेल के फैमिली पे एक आरपीजी स्ट्राइक हुआ है, तो उनके घर पे रात में 6 तारीख या 7 तारीख के 6 तारीख के गहराई रात में इनके लगभग 12 बजे के समय, तो उनमें उनके पत्नी बिनीता उइनम वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और उनके 2 बच्चे का निधन हो गया है। तो यही बड़ा दुखद विषय है। दिस इज द लेटेस्ट अटैक इन देयर। तो दिस इज द लेटेस्ट स्पार्क जिसके वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिमांड्स ऑफ जस्टिस हो रहा है। लेकिन ये डिमांड्स ऑफ जस्टिस आर रूटेड इन लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम लोग मई 2023 से देखें तो एटलीस्ट 100 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, जिनके ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मणिपुरी थे और परपिट्रेटर्स ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में कुकी थे। तो ये मैटर लेके इनको के मन में एक परसेप्शन हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर फ्रेमिंग इम्फाल वैली में हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन इम्फाल वैली के बाहर लॉ एंड ऑर्डर का जिस जिस रेट से एनफोर्समेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो देयर इज एन इरोशन ऑफ ट्रस्ट, अ ग्रेजुअल स्लो इरोशन ऑफ ट्रस्ट। तो इसके बारे में एक्चुअली इसी मेतेई के बारे में एक्चुअली इनका जो इतिहास है, इनका रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है, इनका लैंग्वेज, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है। धन्यवाद। मणिपुरी सिविलाइजेशन एक यूनिक सिविलाइजेशन है भारत में, जिनको इस्लामी आक्रांता हो या ये लोगों ने उनके लाइब्रेरीज जला नहीं पाए। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनके जो एंशियंट टेक्स्ट और मतलब लिटरेरी एविडेंसेस है, ये एविडेंसेस हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस एविडेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मैतेई सिविलाइजेशन की रिटर्न हिस्ट्री 3000 साल से ज्यादा पुराना हमें मिल जाता है। तो इट्स अ वेरी एंशियंट ओल्ड सिविलाइजेशन। और इनके जो पुराने टेक्स्ट है, उनके टेक्स्ट को बोलते हैं हम लोग पुया। These puyas are limited, not just mostly they are limit like social guidelines and religious activities कैसे करना है, but they are not just limited to that. They cover other aspects also. तो ये जो पुया टेक्स्ट है, आयरोनिकली दीज पुयास कुकी मतलब ये जो झमेला हुआ था, ये आक्रांताओं ने एटलीस्ट ऑन 2 ओकेशंस इन्होंने ऐसे सेक्रेट पुया भी चलाए थे पुराना। सो हिस्टोरिकल डिस्ट्रक्शन, तो इसके वीडियोस भी वायरल हुए थे सोशल मीडिया में। तो बात ये है कि दीज तो हमें इसका इतिहास पता है। अब अगर हम लोग बोले कि मणिपुर के सबसे प्रोमिनेंट रूलिंग डायनेस्टी क्या था, हु शेप्ड देयर आइडियोलॉजी, तो उनके डायनेस्टीज का नाम होगा निंगथौजा डायनेस्टी। द निंगथौजा डायनेस्टी टिपिकली उनका रूल बोला जाता था फ्रॉम 33 एडी टू 1949। दिस इज द वन सर्टिफाइड डायनेस्टी जिसको बोला जाता था मणिपुर किंगडम को रूल करने के लिए। अब लाइक एनी किंगडम, इनके अगर इतिहास हम लोग देखें, their culture, their civilizations, these are heavily rooted in our भारतीय subcontinental cultural and civilizational values। अब इनके कई और नाम भी बोले जाते हैं, जैसे मेकली, फिर मणिपुर। तो ये किंगडम का नाम कुछ भी हो, वी हैव आवर कॉमन सबकॉन्टिनेंटल कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल वैल्यूज, इंडिक सिविलाइजेशन। अब अगर इसके इतिहास में हम और देखें कि मणिपुर का जियोग्राफिकल व्याप्ति क्या था, कैसे सिचुएशन था, तो वी सी द किंगडम बिल्ट बाय absorbing and coexisting with other people and started growing stronger over centuries systematically। मतलब उतना ज्यादा अगर हम लोग देखेंगे ह्यूज फेजेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट या ये सब, दोस कम लेटर। पहले पहले दे बिल्ट इन दिस स्ट्रक्चर। द फर्स्ट मेजर फेज हम लोग जो देखते हैं, जो चूराचांदपुर पार्ट है, जहां पे बोलते हैं मैतेई लोगों का नेटिव एरिया नहीं है, जहां पे इनका इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जहां पे इनका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब साइट नहीं है। वो बोलते हैं कि इनका जमीन खरीदने नहीं देते, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में प्राइवेटली आप जमीन नहीं खरीद सकते। वहां पे हम लोग
एज अर्ली एज मतलब क्या बोलते हैं अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब इनके खुमुलेरी जाम्बा बोल के इनके स्टोरीज है, जहां पे इनके पहले पहले आविर्भाव मोइरांग से जाके इम्फाल वैली के सादर्न एंड से जाके ये चुराचांदपुर एरिया में पहुंचना, वहां पे एक्सपीडिशंस करना और वहां पे अपने देवी देवताओं को एस्टेब्लिश करना। सबसे पहले इन्होंने देवता का एस्टेब्लिशमेंट का जो एविडेंस मिलता है दैट डेट्स बैक एट लीस्ट 1800 इयर्स पुराना, उसको बोलते थे खुमु जाम्बा पुंग। ये एक बहुत पॉपुलर साइट था चुराचांदपुर में जहां पे था। अब इसका भी लंबा हिस्ट्री है, जो बोलते हैं कोई रिलीजियस एंगल नहीं है ये झमेले में। 2006 साल में ये जहां पे ये जो मतलब ये तथाकथित मार जनजाति जिसको अभी क्लेम कर रहे लोग कि वो कुकी अम्ब्रेला के अंदर होते हैं, प्रीवियसली हम लोग डिस्कस किए थे, कुकी इज अ पॉलिटिकल टर्म, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म क्रिएटेड फॉर डूइंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसमें 30 आइडेंटिकल लैंग्वेज बोलने वाले साउथ सेंट्रल टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली के लोगों को एक अम्ब्रेला के अंदर डाला गया है फॉर स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो इनके वजह से ये जो हम लोग देखते हैं ये ऐसे मार जनजाति, इन्होंने क्या किया 2005 या 6 साल से वहां पे जो खुमुजाम्बा पुंग है दैट वाज अ वेरी पॉपुलर साइट फॉर ऑब्जर्विंग रिचुअल्स, जैसे चेराउबा रिचुअल। ये चेराउबा रिचुअल क्या होता है, हमारे जैसे ये चैत्र नवरात्रि के समय होता है, इनका वही होता है अपने एंसेस्टर के पूजा करना, अपने एंसेस्टर्स के पास जाना, वहां पे पर्वतों में जाके उनको भोग देना, उनको अर्घ देना। तो दिस इज बेसिकली ये रिचुअल्स को बंद करवाए। फिर उसके बाद जब 2023 में वायलेंस हुआ, इनके सारे ऐसे ये जो मंदिरें थे पूरा एकदम वर रिड्यूस्ड टू डस्ट, तोड़े नहीं गए, नॉट वेंडलाइज्ड, demolished and reduced to dust including idols. तो these kind of evidences we see, और ये ऐसा नहीं था कि ये इन अ फिट ऑफ रेज किया गया, these were done over months, समय ले लेके इनके घरों को, इनके एवरी एविडेंस ऑफ देयर प्रेजेंस वेर मतलब रिमूव्ड। जैसे इनके वीडियोस भी है जहां पे इनके गन सेलर का शॉप था जिनका, उनके बिल्डिंग को एक्सप्लोसिव लगा के 1 महीने बाद डेमोलिश किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के रहते हुए, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो दिस काइंड ऑफ टोटल क्लेंजिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरी एविडेंस along with renaming of these localities were done during the first 3 to 4 months in pleasure and in leisure. और उसी समय दिस इज द रीजन कि इनके मन में इतना गुस्सा है कि इसको एक मियर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज द एक्शंस विच वी आर सीइंग इज टोटली डिफरेंट। तो ये इसके तो कमिंग बैक टू द अदर हिस्ट्री पार्ट, इनके इस समय से वी सी अ स्टेडी ग्रोथ, a steady consolidation of power in Imphal Valley, and the first evidence of major expansion comes in the 11th century. In the 11th century, we see them going beyond this area and the current geographical area of Manipur. And in the 14th, and we start seeing them building powerful alliances with Assam Kingdom. असम किंगडम के साथ इनके कई सौ सालों का कंटिन्यूअस अलायंसेस रहा, और अहोम राजाओं के साथ। किंगडम, हाँ अहोम राजाओं के साथ ना, ये अहोम के पहले, इवन बिफोर द अहोम्स, अहोम के आने से पहले भी इनके साथ तगड़ा अलायंसेस था। और नेक्स्ट हम लोग जो देखते थे, देखिए ये भी एक बात है, असम का हिस्ट्री कभी बाद में बोलेंगे, असम हिस्ट्री इज मच मोर देन अहोम, it dates back thousands of years, like if we go to our original text Yogini Tantra or other things, there is lot of evidence. Okay, coming back to topic, यहाँ पे फिर we see in the 14th century उनके साथ शान किंगडम जो है म्यांमार का, उनका भी उस समय में बहुत तगड़ा अलायंस था। And in 14th century, the Manipuri kingdom reaches its peak. The entire Kabau Valley, right up to Mandalay, इनके पास मतलब ये नदी तक पहुंच गए। The entire Kabau Valley fell to them. म्यांमार का, नॉट मंडल बट द इंटर कबाऊ वैली जो बोलते हैं वो इनके हाथ में आ गए। उस समय इनके राजा जो थे कियांगबा और इनके जो अलायंसेस थे, ये मतलब ये शान किंगडम के राजा थे खेखोम्बा, इन दोनों के कोएलिशन में दे बिल्ट अ डोमिनेंट स्ट्रक्चर विच इंक्लूडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ म्यांमार और कबाऊ वैली। आप लोग देखे होंगे मणिपुरी लोग बहुत बोलते हैं कि नेहरू जी ने कबाऊ वैली दान कर दिया, ब्रिटिशर्स ने कबाऊ वैली दान कर दिया। द ब्लेम स्विचेस बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नेहरू, आइदर ऑफ द टू। ये पहले भारत का ही पार्ट था ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ भारत का ही पार्ट था पूरा।
It was conquered in 1470 and remained part of Manipur for at least 4 centuries. उसके बाद क्या हम्म, होता है, दैट इज अनदर सेपरेट टॉपिक. उस पे देयर आर लॉट ऑफ डिसीट्स राजा गंभीर सिंह के साथ क्या हुआ वो. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अभी जो बोलते हैं मणिपुर का जियोग्राफिकल एरिया वाज नॉट मणिपुरी पीपल डोमिनेटेड, माइतेइज, विष्णुप्रियाज एंड अदर जनजाति डोमिनेटेड. इट्स नॉट ट्रू. There was no evidence of a cookie homeland or something or these kind of things anytime before that. But balki there is evidence of Manipuri kingdom matlab transcending current boundaries and taking large parts of western Burma also. तो ये हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस. अब इसके बाद मणिपुरी किंगडम thrived until the 1700th century. it is also फिर said ना कि the Manipuri ये जवाहरलाल नेहरू gave up Myanmar, जबकि वो कि इंडिया का पार्ट था. he gave up Myanmar under British something. Regarding the Kabau Valley, I would blame the British more than Jawaharlal Nehru. By the time Nehru came, it was too late. मतलब जितना हमारे evidences मिला है, it was the Britishers. The Britishers actually told that Kabau Valley be given to Burma and an amount be paid to the king of Manipur, annual tribute for giving it up. But then that tribute was arbitrarily stopped without proper documentary explanation or without any matlab reconciliation. So this was more like a British policy, or this British policy was framed around the 1830s during Maharaja Gambhir Singh's time, and the ill effect was visible during partition 1940s 1940s के समय में. So I would more like blame this British policy non केयर नॉनशलांस एंड उनके जो मतलब होता है ना किसी को फर्क नहीं पड़ता निकलना है क्या करना है. दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, इनके केयरलेस डिसरिगार्ड. और हाँ, भारत सरकार का लैक ऑफ एग्रेसिव मूवमेंट. लेकिन भारत सरकार का उस समय लैक ऑफ एग्रेसिव मूवमेंट को मैं उतना दोष नहीं दे सकता था, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर फाइटिंग मल्टीपल फ्रंट्स. हमारे वो कश्मीर का भी प्रॉब्लम चल रहा था, वो भी प्रॉब्लम चल रहा था. तो आई वुड ब्लेम द ब्रिटिश मोर. But yes, in future during boundary demarcations there should have been, this could have been a leverage point with us. अगर हम लोग leverage करना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे मेघालय के जयंतिया किंगडम, हमारे त्रिपुरा के मानिक्य किंगडम, these are leverage points because they have claims over large parts of Bangladesh. वैसे we also have leverage points in this region जहाँ पे we can legitimately justify parts of large parts of Western Myanmar as historical Manipuri land if Yes. we want to in aggressive geopolitics. तो जो लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारा कोई प्रेजेंस नहीं है या कोई बात नहीं है, इट्स नॉट. वी हैव इनफ हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशंस इफ वी नीड टू एवर गो देयर. तो ये बात. अब आगे का बात है, अगर आपका अनुमति हो, आई वुड लाइक टू गो इनटू द बर्मीज इन्वेशंस अ लिटिल बिट. Please. तो मैं फ्रॉम मैप भी दिखा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन मेरा देख रहे हैं, आई एम शोइंग द मैप आल्सो. So in on the screen you can see the map as well. हाँ, तो बर्मीज इन्वेशन. तो बर्मीज इन्वेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1760 as Burma got some very charismatic rulers. So the Burmese also, ये जो बर्मीज इन्वेशन या बर्मीज पावर कंसोलिडेशन है, that happened over generations. One generation was entirely spent consolidating. The second generation was unleashed using that consolidated power. Now ये जो consolidated Myanmar है, इनके सामने मणिपुर could not match up with logistics. They could not match up with the manpower. So they, under repeated invasions initially, in the initial 30 years, the kingdom of Manipur was able to sustain. But then they began to be overrun during the 1800s. So when the Burmese invasions came, this was a horrible catastrophe. मतलब एक बहुत बड़े स्केल, large scale mass murder, rape, selling of women as sex slaves, all kinds of horrible atrocities happened. जैसे इस्लामिक इन्वेशंस में हम लोग पढ़ते हैं medieval पीरियड में, वैसे ही इस समय हुआ. और इस लेवल में atrocity हुआ कि the मणिपुरी population fell by, मतलब it was a catastrophe. जैसे ब्लैक डेथ बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं, it is that level of catastrophe. मतलब
for generations it took, at least 5 to 6 generations it took for population recovery. More than 35 to 40% of the population was displaced totally or wiped out मणिपुर के ये एरिया में। तो इस समय क्या हुआ, इस समय राजा, मणिपुर के राजा आसाम के राजा के साथ कोएलिशन किए, और आसाम के राजा के साथ कोएलिशन करके इन्होंने बोले है कि चलो लेट्स रिस्टोर। इनके बाद में स्पेसिफिकली बोलते, मणिपुर राजा पर्टिकुलरली टेल्स दैट वी coming from the land of the Mahabharata and Dharma, we seek your help as fellow धार्मिक राजास। और आसाम के राजा इनको हेल्प करते उस समय। तो उस that leads to a fight back. अब then the Manipuri kings did a very clever diplomacy, राजा गंभीर सिंह इनके ब्रिटिशर्स के साथ। तो ब्रिटिशर्स के साथ डिप्लोमेसी करके इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस भी बजाय रखा 1820s में, और इन्होंने मार के भगा भी दिया ये बर्मीज इन्वेशंस को। द लैंड वाज रिक्लेम्ड, लेकिन मतलब several hundreds of temples were absolutely demolished and wiped out, and the population damage was so catastrophic that it took over a century to मतलब even reach a balance of मतलब parity. तो this Burmese invasion का अगर बात किया जाए, this is something which we are not telling, लेकिन this created an industrial scale of mass slaughter and धार्मिक destruction which rivals any Islamic aggression in terms of percentage damage of population and civilizational ethos. तो उसके बाद मणिपुर remained independent until 1800 and late 1880s, when the Britishers started imposing harsher terms. They tried to control the state indirectly. So this created a huge rebellion inside there. The British representatives and British officers, 5 of them were beheaded. Veer Tikendrajit and Thangal general, whom they called, they started this revolution, and this led to the Anglo-Manipuri War of 1891. Now, after winning this Anglo-Manipuri War in 1891, that is when the Britishers decided to divide Manipur into the Hill Valley region. ये जो आप नैरेटिव देख रहे हो, बोलते हैं कि इम्फाल वैली एंड अदर पार्ट ऑफ हिल्स, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफिकली फॉल्स। चूड़ाचांदपुर इटसेल्फ इज अ वैली जिसका ऑल्टीट्यूड इम्फाल वैली से ज्यादा डिफरेंस नहीं। इट्स लाइक कॉलिंग एक बिल्डिंग का एक माला और उसका 5वां माला दूसरा पार्ट ऑफ स्टेट है। इट्स दैट मच ऑफ नॉनसेंसिकल इन टर्म्स ऑफ हाइट इफ यू आर गोइंग टू टेल। तो देयर इज इम्फाल वैली, देयर इज जिरीबाम वैली, देयर इज खोपुम वैली, देयर इज साजिक तंपाक वैली, there is More Valley. So there is ironically the hill districts of Manipur is scattered with more number of valleys than Imphal Valley itself. तो ये जो hill और valley divide है, it's a political construction which has no basis in any geographical realities. तो ये ब्रिटिशर्स ने किया। तो ब्रिटिशर्स ने करने के बाद क्या बोले, ये जो ट्राइबल आइडेंटिटी है ये मेन स्ट्रीम मणिपुरी आइडेंटिटी के से अलग है। And then they started the Christian conversion there. First they put identity politics and then they started approaching the Nagas and Kukis for this conversion activities. तो ये हमारा ये जो आजकल देखते हैं ना कि 10% एसटी राइट्स में केवल 90% एरिया में ये मतलब केवल एसटी वाले जमीन खरीद सकते हैं, केवल एसटी वाले वोट में खड़े हो सकते हैं। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जो हमारे नेता लोग बोल रहे थे। तो व्हेन आवर होम मिनिस्टर सेज कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मणिपुर वायलेंस हुआ, इज बेसिकली एंडोर्सिंग दिस ब्रिटिश पॉलिसी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद भी हमारे यहाँ पे मणिपुर में बहुत मतलब एग्रेसिव रेबेलियंस होते रहे, एंड दीज वर एक्सक्लूसिवली लेड बाय मणिपुरीज ऑलमोस्ट अंटिल द 1916s। तो इसमें हम लोग देखते हैं नुपीलान 1900s में इनके मूवमेंट होता है, जहां पे महिलाओं ने एंटायरली महिलाओं ने आर्म्ड ब्रिटिशर्स के साथ फ्रंटल कॉम्बैट में लड़े थे। देयर वर हॉरिबल कैजुअलिटीज बट दिस हॉरिफाइड द ब्रिटिश कि ये लेवल में मतलब यहाँ पे लोग रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद अगर हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड में जाते हैं तो व्हाट वी सी इज दैट देयर इज अ नैरेटिव कॉल्ड द एंग्लो कुकी वार। नाउ in this matter I would like to suggest some references because it's again a big topic. Dr. Joy Kuprakash Nauren's book on the history of Manipur that discusses this part in broad detail, in great detail with evidences
I'll just give the overview. बाकी जिनका interest है, please read his book. So that would be a very good reference for it. Or Professor, if you want Naga references, G. Kamei, Gangumnei Kamei, Professor Gangumnei Kamei, they have written some excellent discussions on these periods. So, agar what we understand is that the Britishers used these so-called tribal people as coolies in menial jobs, and they would treat them horribly. And not just them, they would have local people or local overseers seeing these tribals who would do this horribly. So when due to this horrible treatment, the small Kuki population, at that time the Kuki population was minuscule in this area, मतलब बहुत छोटे छोटे कम population, ये जो कुकियों को settle करवाना, we see Kuki evidence of large settlements only by during the 1800s. उसके पहले हमें large evidence नहीं मिलता है यहाँ पे. मैकुलुक, द ब्रिटिश जनरल, आज ये जो इंडिजिनस लैंड क्लेम कर रहे हैं, दे वर इनिशियली सेटल्ड. वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स मिलते हैं हमारा मैकुलुक बोल के, जो आसाम के उस समय आसाम प्रोविंस के जो सिपाही विद्रोह हुआ था और हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिनको बोला जाता है, उसके इफेक्ट को फ्रेगमेंट करने के लिए इनके पॉपुलेशंस बैठाए गए थे. दे वर स्ट्रेटेजिकली सेटल्ड. दूसरा एविडेंस देखते हैं, महाराजा चंद्रकीर्ति अपने फोर्स में एज मतलब क्या बोलते हैं, एज ऑक्सिलियरी फोर्सेस. उस समय व्हेन कॉम्बैट वाज इन मीली रेंज, मतलब जहां पे आपका फायर आर्म्स उतना नहीं होता, मतलब रेंज्ड कॉम्बैट उतना नहीं होता, तो किलिंग वाज मोस्टली डन, जहां पे मार दंगा मोस्टली होता था हाथापाई के समय में हथियार लेके. तो उस समय ऑक्सिलियरी फोर्सेस का यूज बहुत ज्यादा होता था. तो वी सी महाराजा चंद्रकीर्ति हायरिंग few hundreds of them as auxiliaries like that scale. लेकिन nothing to there in the history suggests कि ये इनका indigenous land है. That is not historically correct. तो as a तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो we see these people, ये जो कुकी population था, they rebelled against the British. अब ये बात है, इनको अगर एंग्लो कुकी वार बोला जाए, there is a critical difference between other British rebellions and this. This rebellion was initially directed towards the British, but soon it was redirected against the Nagas for loot, plunder, horrible atrocities and all kinds of criminal activities, including violation of women. तो इसको प्योर एंग्लो कुकी वार या ये नहीं बोल सकते, because loot and occupation of land belonging to other Indian natives, indigenous people, played an equal if not greater role than मतलब देन परसिक्यूशन, देन फाइटिंग अगेंस्ट द परसिक्यूशन ऑफ ब्रिटिश. ये जो ब्रिटिश लोग अत्याचार है, इनके अगेंस्ट लड़ने का एक इशू तो शुरुआत में वो था, लेकिन बाद में ये जो इनके लूट तराज और जमीन दखल करने का हम लोग देखे हैं, इनके भावनाएं, वो उतना ही प्रबल था, बल्कि मैं तो बोलूंगा उससे ज्यादा था. मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस, मैं बोलने वाला कौन हूं, तो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस हु हैव डॉक्यूमेंटेड दिस से कि इनके ये टेंडेंसी ज्यादा था. अब बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, वुड यू कॉल इट अ वार और वुड यू कॉल इट अ रेबेलियन और वुड यू कॉल इट अ मियर डिस्टर्बेंस. तो इसके बाद हम लोग आते हैं अराउंड द पार्टीशन टाइम. तो इसके पहले अगर आपका कुछ कहना है, देन वी विल गो इनटू द पार्टीशन पीरियड. इनके पार्टीशन के बाद क्या हुआ, जो मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको ऑन द स्क्रीन, तो इनके मैप में काले और ये सब एरियाज ग्रेटर मणिपुर एरिया में आएगा. मोस्ट पार्ट्स आपने बोला वेस्टर्न बर्मा का. व्हाट एरियाज विल कम? मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डरिंग जो एरियाज है, उनके मोस्ट पार्ट्स आपका आएगा वेस्टर्न पार्ट का, मणिपुर के एरिया के क्लेम के अंदर. बहुत बड़े एरिया आएगा, काबाऊ वैली का बहुत बड़े एरिया आएगा. एक्चुअली मैकमोहन लाइन भी अगर देखें, मैकमोहन लाइन भी देखें, देन मोस्ट ऑफ द मैकमोहन लाइन टचेस डिकिंग तिब्बतन ऑटोनोमस प्रीफेक्चर तक. मैकमोहन लाइन यहाँ तक आती है. तो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न बर्मा भी भारतीय उसमें आएगा, अगर भारत उसको सीरियसली लेता है तो. बिकॉज ये चाइना ने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है वो भी इट इज नॉट लीगली पार्ट ऑफ चाइना, अगर मैकमोहन लाइन भारत मानता है तो. सो बिल्कुल. तो यहाँ पे काले है, मोनविया है, मंडले. सो मंडले वाज ऑलवेज आउट ऑफ मणिपुरी claim, right? Mandalay was out of Manipuri influence. Mandalay never. Yeah. Please continue.
हाँ, तो 1947 के बाद अब आप एक चीज देखोगे, मणिपुरी सोसाइटी वाज डिवाउटली धार्मिक, डिवाउटली डेडिकेटेड टू हमारे धार्मिक और रिलीजियस कॉजेस। तो इनका सवाल ये आना चाहिए कि यहाँ पे पीएलए या चाइनीज इन्फ्लुएंस घुसा कहाँ से? दिस इज द क्वेश्चन विच वी शुड आस्क। पहला प्रॉब्लम था आफ्टर पार्टीशन मणिपुर हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री, जैसे आपको बोले थे वी हैड अ रूलिंग ट्रेडिशन। जब मर्जर एग्रीमेंट हुआ, महाराजा भाग्य चंद्र वाज देयर, तो इनके लगभग 2000 साल का एक डायनेस्टी का कंटिन्यूअस रूल रहा, जिसने लड़ा, जिसने किंगडम हारने के बाद वापस लिया, जिसने कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी किए, तो दे हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। तो दे डिमांडेड स्टेटहुड, पर इनको स्टेटहुड नहीं दिए और पार्ट सी एक एग्रीमेंट देके एक चीफ कमिश्नर के अंदर बैठा दिए फॉर सेंट्रल रूल। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, पार्ट सी में जो चीफ कमिश्नर बैठे उनमें से एक थे हिम्मत सिंह। ही डिड अ ब्लंडर। उस समय 1948 में बर्मा में एक भयंकर सिविल वार चल रहा था, यही कम्युनिस्ट, यही चिन कुकी ट्राइब वर्सेस द बर्मीज गवर्नमेंट्स का। तो ये जो कम्युनिस्ट, कारीन, चिन कुकी ट्राइब और इनके साथ, कारीन्स वेर मोस्टली इन ईस्टर्न म्यांमार और बाकी ये फैला हुए थे, तो इनके साथ जो ये भयंकर लड़ाई चल रहा था, इसके वजह से बर्मा का भी ऑयल इकोनॉमी से शुरू करके इकोनॉमी बस परमानेंटली डैमेज्ड। इस स्केल में एट्रोसिटीज हुए, इस स्केल में डैमेज हुए। तो ये जब सिविल वार चल रहा था, मणिपुर हैड अ परमिट सिस्टम, जिसमें क्या होता था, कोई भी नॉन मणिपुरी वहां पे बिना परमिट के जमीन खरीद के सेटल नहीं हो सकता था। तो ही रिमूव्ड दैट सिस्टम arbitrarily in 1950 without putting a safeguard in the middle of the civil war. तो आप सोचिए क्या होगा। सो दिस ओपन द फर्स्ट फ्लड गेट्स। कोई बॉर्डर मॉनिटरिंग नहीं, कुछ नहीं। सो दिस स्टार्टेड द इलीगल इमिग्रेशन। उस समय वहां के नेता लोग भी उतना समझे नहीं, उतना ध्यान नहीं दिए, ना लोकल ना सेंट्रल, किसी के समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद वी सी इन हमारा धीरे धीरे ये जो पॉलिसीज होता है, इनको स्टेटहुड के डिमांड्स आने लगे, स्टेटहुड के डिमांड्स बढ़ने लगे। फिर आप देखिएगा, पार्टीशन से पहले आप कोलकाता से त्रिपुरा डायरेक्ट कितने आसानी से जा सकते थे, बट आफ्टर पार्टीशन वी एक्सेप्टेड दिस ब्लंडर कॉल्ड अ चिकन स्नेक। ये जो चिकन स्नेक हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, इनके वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली दीज एरियाज बिकेम आइसोलेटेड। और ये जो एरियाज आइसोलेटेड हो गए, जिस लेवल तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए ये लोग एक्सपेक्ट किए थे, उस लेवल तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ इनके नहीं हुए। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ यहाँ पे, देन दिस क्रिएटेड अ ह्यूज प्रॉब्लम कि आपका भारत के साथ मर्जर के समय मणिपुरी लोगों का मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि भारत के साथ मर्ज करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, भारत इतना बड़ा लैंड है, वी कैन शेयर रिसोर्सेज, मतलब द इकोनॉमी ऑफ स्केल जो बोलते हैं। दैट आर्ग्यूमेंट फेल फ्लैट ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दिस क्रिएटेड फर्दर आउटरीच। फिर नागा नेशनल काउंसिल के प्रेशर में आके जो नागालैंड को स्टेटहुड दे दिया गया, वो एक बहुत बड़ा मतलब आसाम से काट के छोटा सा नागालैंड बना के दे दिया गया। दैट क्रिएटेड इवन मोर आउटरीच 1963 में मणिपुरी लोगों के लिए कि यार हमारा तो इनसे लंबा इतिहास है, हम लोग ये इतने बड़े कनेक्टेड है, तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया गया। दिस क्रिएटेड सेंटिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और फिर जो फेमाइन्स, क्रॉप फेलियर, वो समय बहुत भयंकर था। फिर 1965 में बहुत एट्रोसिटीज हुए, जैसे बच्चे और महिला और यंग लोग जब चावल मांगने गए, उनपे पुलिस गोली चलवाए, बहुत लोग मारे गए, राइट, मतलब पैर में नहीं, दे शॉट एट देम टू किल, जो खाना डिमांड कर रहे थे। तो ये सब एट्रोसिटीज के वजह से 1964 में पहला हम लोग देखते हैं कम्युनिस्ट मोटिवेटेड, नहीं कम्युनिस्ट नहीं, तब एक कल्चरल ग्रुप बनता है यूएनएलएफ। तो ये यूएनएलएफ इनिशियली इट स्टार्ट्स एज एन ओवरग्राउंड ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बट बाद में इट लूजेस दिस कैरेक्टर एंटायरली, इट बिकम्स अ इंसर्जेंट ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप बन जाते हैं। तो उसके पहले ये शुरू होता है, और ये जो गैप तैयार होता है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, इसको पूरा कौन करते हैं, एक होता है मिशनरी। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज ह्यूज स्केल फॉरेन फंडिंग आते हुए, अनचेक्ड फॉरेन फंडिंग, और हमारे हिंदू संगठन हो या गवर्नमेंट हो, किसी ने कुछ परवाह नहीं किया हमारे डेमोग्राफी का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो फॉर दिस रीजन वहां पे
ये मैटर पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो दैट क्रिएटेड इम्प्लांटेड इम्प्लांटेड बिलीफ्स। कुछ भी चीज़ अगर आपके ज़िंदगी में जेन्युइन परसिक्यूशन की वजह से हो रहा है, यू कैन चेंज दैट। अगर कुछ चीज़ जेन्युइनली नहीं हो रहा है, पर एजुकेशन के माध्यम में आपके दिमाग में ऐसे ड्रिल की तरह बार-बार डाल के बोला जा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। तो यही टाइप के आइडियोलॉजी हम लोग यहाँ पे देख पाए। इनके जो एटीट्यूड या इनके जो एट्रीब्यूट्स हम लोग देख रहे हैं, उसके वजह से यही हम लोग देख पा रहे थे। अब आगे हम लोग अगर देखें, व्हाट डिड चाइना डू? चाइना स्टार्टेड प्रोवाइडिंग चीप गुड्स टू मणिपुर। चाइना स्टार्टेड प्रोवाइडिंग चाइनीज करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ दीज चीप गुड्स। तो बाय 1970s और ये पीरियड में चाइना का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया है कि वी सी चाइनीज इंसर्जेंट ग्रुप्स कमिंग अप, चाइनीज मोटिवेटेड, जैसे पीएलए, चाइनीज इंसर्जेंट नहीं, मार्क्सिस्ट मोटिवेटेड। फिर प्री पाक, except UNLF, most of these groups were glorified thugs and criminals. तो ये जो मणिपुरी सोसाइटी का डिवोल्यूशन है, वो उस समय देखा जाता है। वी सी स्लोली डिरेसिनेशन कमिंग इन, वी सी स्लोली डिसगस्ट टुवर्ड्स दैट कि हम लोग भारत के साथ इतना अच्छे से जुड़े हुए हैं, हमको क्या मिल रहा है। बट द मिशनरी और ये जो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडाई, ये इनको ये नैरेटिव टर्न कर दिया कि हिंदू इंडिया ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, एंड आवर पॉलिटिशियंस डिड नॉट आंसर दैट नैरेटिव। तो ये वजह से दिस क्रिएटेड अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें, तो दिस इज द बैकग्राउंड कि चाइनीज इन्फ्लुएंस मणिपुर में कैसे आए। अब चाइनीज इन्फ्लुएंस गए कैसे? वो हमारे जवानों की वीरता की वजह से। आर्मी ऑपरेशंस, डेडिकेटेड ऑपरेशंस फॉर डिकेड्स एट द एक्सपेंस ऑफ ओवर 1,000 लाइव्स लॉस्ट, इसके वजह से गया। मणिपुर इज वन ऑफ द डेडलिएस्ट इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट, पूरा अगर इलाके का देखा जाए तो ये टाइप वन ऑफ द डेडलिएस्ट इंसर्जेंसीज। तो ये 2 दशक लंबा इंसर्जेंसी चला था, ये चाइनीज और कम्युनिस्ट मोटिवेटेड। तो ये ठीक हुआ, लेकिन ठीक होने के बाद भी इनके अंदर बहुत सारे लीगल लूपहोल्स, बहुत सारे पॉलिसी गैप्स रह गया, और इसका फायदा कुकी ने भी उठाए, और अनफॉर्चुनेटली अभी फॉरेन पावर्स भी उठा रहे हैं। जो मैथ्यू वैन डाइक के बारे में हमने पिछला शो भी किया था, सो द व्यूअर्स कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो मैथ्यू वैन डाइक तो अभी लंगड़ाता हुआ घूम रहा है, विल बी रिलीज्ड ऑल्सो। ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ही इज नॉट इंडाइटेड और एनीथिंग। तो डू यू थिंक कि उसके बाद कुछ फर्क पड़ा है यहाँ पे कि नहीं? बिकॉज आई सी द लेटेस्ट वायलेंस, जहाँ पे जहाँ पे बीएसएफ के जवान को मार दिया, 2 बच्चों को मार दिया। देखिए, अगर इसके बात किया जाए, तो देयर हैज बीन 16 जवान्स जिन्हें मार दिया गया है, जिन्हों जो वीरगति प्राप्त हुए। वीरगति बोलना नहीं चाहिए, देयर हैंड्स वर टाइड, दे वर नॉट अलाउड टू इवन रिएक्ट प्रॉपर्ली ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। इनको जो इनके जीवन जो वेस्ट किया गया है, 16 ऑफ आवर वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, इसमें से 13 वर मर्डर्ड बाय कुकीज, 1 वाज सस्पेक्टेड बाय नागास, एंड 2 वर दिस पीएलए कैडर्स, जो मैती टेररिस्ट ग्रुप थे, communist motivated. So we see the overwhelmingly large percentage of it was targeted by cookies. दूसरा मैटर है, इनके वजह से मैं जितना डॉक्यूमेंट किया हूं, 100 के ऊपर सिविलियंस वर मर्डर्ड। माँ और बच्चों पे स्नाइपर मार के मार दिए पहाड़ों से। फिर उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं डिसाइसिव, थोड़ा एरिया डोमिनेशन के बाद बंद। तो what we see here is that these kind of atrocities have been going on, and most of it is not due to foreign influence. Van Dyke and other groups have their problems. ये लोग रहेंगे तो ये लोग हर जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, लोगों में एंटी इंडिया माइंडसेट तैयार करेंगे, क्रिश्चियन नेशन ये सब नैरेटिव चलवाएंगे। But the problem is way beyond that. Problem is in our law enforcement and how we are actually enforcing the law, particularly द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट। ये जो चीज है, इसको हम लोग जैसे इन्फोर्स कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, दिस इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम। इसके वजह से हम लोग इतने अनअकाउंटेड फॉर और अनआंसर्ड डेथ देख रहे हैं, डेथ्स। तो पिछली बार हम लोग जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो हम लोगों ने बताया था, आपने बताया था हम लोग को कि द मोरे वैली वाज द मेन
तो ये डेथ्स भी मोरे वैली के पास हुई हैं सारी। these deaths have been scattered. मोरे में भी हुआ है. Anand Chingtham was shot by a sniper, allegedly from a church while doing a helipad construction work. फिर 2023 लेट 2023 में फिर आपका ये मोस्ट ऑफ दिस हैज हैपेंड अलोंग द पेरिफेरल एरियाज ऑफ इम्फाल वैली. ये जो बफर जोन बोलते हैं वहां पे लितान एरिया में नॉर्थ वेस्ट साइड में हुआ है मणिपुर का. फिर आपके साउथ वेस्ट साइड में हुआ है, साउथ ईस्ट साइड में हुआ है, काकचिंग साइड. मोस्ट ऑफ देम हैव हैपेंड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ मतलब मणिपुर. लेकिन यस, मोरे में भी हुआ है, मोरे में भी डेथ हुआ है. मोरे इज राइट ऑन द बॉर्डर एक्चुअली. Toileshwar Takhelambam, he was also murdered during an ambush in More, around that More के एरिया के आसपास. और So these have been scattered. मैथ्यू वैन डाइक तो स्नाइपर को ही ट्रेनिंग दे रहा था. यू आर सपोज्ड स्नाइपर्स ओनली ट्रेन कर रहे थे वो लोग. देखिए, ओनली स्नाइपर ट्रेन करना, दिस इज नॉट समथिंग आई रियली बाई, क्योंकि स्नाइपर ट्रेनिंग इज समथिंग विच इज मतलब लार्ज स्केल में बहुत दिनों से चल रहा है. जैसे कैंप विक्टोरिया में वी डॉक्यूमेंटेड डजन्स ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन एम्बेडेड ऑपरेटिव्स जो महीनों के लिए आते हैं, 6 महीने के लिए स्नाइपर्स ये सब ट्रेनिंग देते हैं. और वो हमारे बॉर्डर के चंफाई इलाके से मतलब तियाव नदी के उस पार पत्थर फेंकने की दूरी में दिखता है वहां पे. एंड दीज आर नॉट merely few dozens of cadres who are getting training. These are several hundred, sometimes in thousands of cadres getting training. तो स्नाइपर एंड वेपन्स ये आपका बहुत टाइम से इनका इकोसिस्टम है. तो स्नाइपिंग एंड दिस काइंड ऑफ सिस्टम में वैन डाइक अकेला, लेट अस नॉट गिव हिम टू मच क्रेडिट, द एनवायरनमेंट इटसेल्फ फैसिलिटेट्स these things. बट व्हाट अबाउट द मणिपुर स्टेट फोर्सेस? मणिपुर के स्टेट फोर्सेस भी होंगी ना यहाँ पे. द वेपन्स विच दे आर फेसिंग, मणिपुर का अभी जो बजट है, जो स्टेट कमांडोज कंडीशन बोल रहा है, द वेपन्स दे आर फेसिंग अगेंस्ट गैस पावर्ड स्नाइपर्स, मशीन गन्स, mortars, RPGs, उसके अगेंस्ट पुलिस फोर्सेस आर नॉट गुड इनफ. You need dedicated, heavily armed CAPF forces, or you need the police forces to have dedicated training and extra budget. उसके बिना मणिपुर स्टेट फोर्सेस को डायरेक्टली फेस करना मुश्किल है. अब इससे अगर आपका अनुमति हो, वी कैन गो 2 ways. एक है वी फोकस ऑन द हिस्ट्री पार्ट कि कुकियों के एट्रोसिटीज का हिस्ट्री क्या रहा, हाउ डिड दे एक्चुअली gain dominance over large parts of Manipur. या तो we can go into the current law and order crisis, this Sioux agreement, ये कैसे चल रहा है क्या नहीं, तो जो आप बोलोगे उसी तरफ. नेक्स्ट एपिसोड में हम कुकी पे फोकस करते हैं. वेल, लेट्स कीप ऑन सेकंड वन. अभी हम लोग करंट लॉ एंड ऑर्डर पे चलते हैं फ्रॉम दिस हियर. तो करंट लॉ एंड ऑर्डर में सो देखिए, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द लेजिस्लेशंस व्हिच हैज क्रिएटेड दिस सिचुएशन. पहला बात है 1960 मणिपुर लैंड रिफॉर्म एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट. लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, उसका क्या है, दैट इज द थिंग व्हिच हैज क्रिएटेड दिस फियास्को. कि जो ओरिजिनल वासिंदा है यहाँ के, जिनके नाम पे ये स्टेट, जिनके नाम पे ये किंगडम, जिनके हिस्ट्री से हम इनको जानते हैं, उन्हीं को वो वोटिंग में खड़े होने के लिए वोटिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जमीन खरीदने का प्राइवेट अधिकार नहीं है. 90% ऑफ उन्हीं के truncated kingdom में. Today's Manipur is a truncated version of their peak kingdom. Their peak kingdom was almost double of what we see today. तो वही वजह से तो this created a problem. दूसरा है 1971 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट. जैसे आर्टिकल 370 है वैसे आर्टिकल 371 है. तो इसका एक है आर्टिकल 371 के सब सेक्शन है आर्टिकल 371C. ये जो आर्टिकल 371C है, इसको पास करवाया गया था 1971 में, which allowed district councils to be created with near autonomous power, including power to tax a large range of activities. मतलब आप समझो पैरेलल टैक्सेशन सिस्टम को लगभग जस्टिफाई कर दिया गया था. तो ये जो किया था, दिस वाज डन विदाउट एप्रोप्रिएट अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी मेजर्स. जो इनसे एक्सक्लूडेड है उनके लिए प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स के बारे में कोई सोचे नहीं. तो ये जो 1971 का मेजर था, अब ये 1960 और 71 का जो मेजर था, बोथ वर डन बिफोर मणिपुर बिकेम अ स्टेट. तो मणिपुर के लोकल पॉलिटिशियन हो या लोकल लीडर हो, उनका कोई से नहीं था इसमें. तीसरा मैटर था 2002 में. 2002 में इनके एनी कुकी ट्राइब्स बोल के एक सेक्शन को री इंट्रोड्यूस करवाए गए अमेंडमेंट में, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट लाके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके.
तो इन्हीं कुकी ट्राइब को मणिपुर की इंडिजिनस एसटी घोषणा कर दिया गया। जबकि हम लोग हिस्ट्री में देख रहे हैं, अगर हम लोग एक्चुअल हिस्ट्री में जाए ऑन दिस पैरामीटर, तो इनको यहाँ पे इंडिजिनस बोलने का ज्यादा हिस्टोरिकल बेसिस हमें मिलता नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं वो सिटीजन्स हो सकते हैं, बट देयर इज अ सिटीज डिफरेंस बिटवीन यू बीइंग अ सिटीजन एंड यू बीइंग अ इंडिजिनस रेसिडेंट देयर। तो ये विषय पे हम लोगों का इसको हिस्टोरिकल रियलिटीज को इग्नोर करके जो इन्होंने किया, तो इसके वजह से क्या हुआ, दिस क्रिएटेड अ मैसिव, मतलब क्या बोलते हैं, एंटाइसमेंट, कि कोई भी बार्मीज जनजाति जो ये 30 या पार्ट पे आते हैं, जो 30 लोग ये क्लेम करते हैं, जो 30 साउथ सेंट्रल टिबेटो बर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग फैमिली, जिनको ये लोग कुकी के अंडर क्लेम करते हैं। अगेन, कुकी इज एन आर्टिफिशियल पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इसका कोई हिस्टोरिकल कल्चरल बेसिस नहीं है। तो ये टाइप के इनके वजह से इनको मौका मिल गया कि बर्मा से भारत में आओ, अपना डॉक्यूमेंट्स लो, अपने आप को मूल निवासी क्लेम करो और क्लेम करके बैठ जाओ। और इनको डॉक्यूमेंट्स मिलना भी बहुत आसान हो गया, क्योंकि इनके जो डॉक्यूमेंट्स लेने का बात आता है, इनके सिस्टम इज टॉप हेवी। इनके विलेज चीफ के पास एंटायर प्रॉपर्टी राइट्स रहता है। दे कैन इशू रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको लेके आप लीगली बैंक में जाके, चुराचांदपुर के आईसीआईसीआई बैंक में जाके आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड के लिए, सॉरी सिटीजनशिप नहीं, आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सब लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और कुछ नहीं चाहिए। तो दिस वाज द सिस्टम एटलीस्ट बिफोर 2023। हम लोग देखे, हम लोग बैंक एम्प्लॉय से बात किए हैं वहां पे। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन के वजह से, लैक ऑफ मॉनिटरिंग के वजह से, इट बिकेम वेरी इजी, और इसका फायदा लोग भरपूर उठाए। 1988 तक लेस देन 10% ऑफ बर्मीज रेफ्यूज सीकर्स वुड कम टू इंडिया। अब उसके बाद ये 50% के ऊपर हो गया, ये लेजिस्लेशन के बाद। सो दिस लेजिस्लेशन, और 2023 में एक और अमेंडमेंट किए मणिपुर गेजेट लेटर में, जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ये मणिपुरी का ही दोष है, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट का ही दोष है। इन्होंने मतलब एसटी के डेफिनेशंस एक चेंज किए, जिसपे और ये इंडिजिनस क्लेम कुकियों का सीमेंटेड हो गया। तो दीज 4 लेजिस्लेशंस हैव क्रिएटेड दिस हाईली अनबैलेंस्ड एंड मतलब टॉक्सिक एनवायरनमेंट, जिसके वजह से अगर इतना टॉक्सिक और इतना लीगल डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, तो ये तो होगा। पॉलिसी एक्सपर्ट जिनके साथ मैं बात करता हूं, दे कॉल इट लीगल अपार्थाइड बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो इस टाइप के पॉलिसी जहां रखोगे, कभी लोगों के बीच में सद्भाव सस्टेन हो सकता है? नहीं। नो मैटर व्हाट हैपेंस, दिस इज पॉलिसी का एनवायरनमेंट ये है। अब आते हैं वायलेंस का। देखिए, ये दिस वायलेंस वाज ट्रिगर्ड बिकॉज एसटीडीसीएम बोल के जो कमिटीज है, उन्होंने 10 साल से मणिपुरियों को इक्वल राइट्स के लिए बहुत तरीके से ट्राई कर रहे थे। तो ये लोग देखे कि ऐसे ये जो लेजिस्लेशन है, इसको कोई हटाना नहीं चाहता। तो इन्होंने बोला कि हमें भी एसटी दे दो, ताकि हमारा सारे ये इक्वल राइट्स मिल जाए। तो जब ये क्लेम किए, तो इनके पास तगड़े डॉक्यूमेंट्स थे। तो 10 साल तक इन्हीं के स्टेट गवर्नमेंट ने ये लटका के रखा। फिर हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने इनको सीधा सीधा सवाल पूछा कि तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम 6 हफ्ते के अंदर जवाब दो कि वाई आर यू नॉट टेकिंग अप अ वैलिड केस, वाई आर यू डिलेइंग दिस। तो उसके बाद टू कीप दीज लेजिस्लेशंस एंड नॉर्म्स इंटैक्ट, ये वायलेंस शुरू हुआ। Vladimir, I'll just show some pictures very briefly, like for a second, so just people have an idea what is going on. And it's very heart wrenching. पता नहीं मैं दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता हूँ, I don't know. But I'll just give a pictures of these children who are not with us. Very sad actually. Just briefly I'll show. I'll not show their other pictures which are there far more worse. बट ये बच्चे अभी हमारे साथ नहीं हैं, बस इतना बता सकता हूँ आपको। दैट्स इट, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ऐसे ही कई सारे लोग हैं। आप अगर मेरा आइकॉन देखोगे, उनमें हमारे वीर जवान और सिविलियंस एक साथ है, क्योंकि Yes. हम सब सफर कर रहे हैं। वी आर Yes. ऑल विक्टिम्स ऑफ दिस क्राइसिस। अब Yes. बात ये है कि आप ये पूछोगे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, देयर इज अ डुअलिटी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। I think we should back this up with concrete facts and concrete evidence and actually provide the ground scenario. तो पहला बात है, देखिए, when the violence began, ये जो the मेते violence अलायंस है, began, is a मेते अलायंस is a good organization? How is it?
Meitei Alliance is a good social organization. Good देखिए, it's a social organization. They have their objective of bringing peace in Manipur and trying to bring economic prosperity. That is their objective, and for that they do work. So they are mostly focused in what to say, in building society, bringing peace, and bringing economic development. So in that field they are good. अच्छा, तो अभी चीफ You will not मिनिस्टर find them केमिकल involved वेपन्स in में very much identity politics. They don't go into that field. ओके, गॉट इट, प्लीज कंटिन्यू। हाँ. And I know some of their people. They are very honest, integral people who have history of serving the nation also, including some of them. तो हाँ, तो आगे बोलते हैं पर्सनल बायस असाइड, लेट्स कीप इट बाकी वन मैटर पे भी। हाँ, तो ये बात है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम लोग देखें, initially the Manipur violence started as mobile military operations with heavily armed terrorists coming in. मोबाइल मिलिट्री operations शुरू हुए। तो उसके बाद व्हाट वी सी द फ्रंट स्टेबिलाइजिंग, ये जो स्टैटिक डिफेंस का पॉलिसी लिए इन्होंने, बफर जोन, ये दैट सीड्स इनिशिएटिव। इसका क्या होता है, जब आप स्टैटिक डिफेंस ऐसे अप्रोच लेते हो, यू गिव अप द इनिशिएटिव, यू अलाउ लार्ज एरियाज टू बी अनगवर्नड एंड यू अलाउ पीपल टू सर्कुलेट वेपन्स इंडिपेंडेंटली, टू वर्क देयर। तो जैसे पिछला एपिसोड में हम लोग दिखाए थे, हाउ लार्ज अनमॉनिटर्ड वेपन्स रैकेट्स आर ऑपरेटिंग इंटरनली मणिपुर थ्रू ब्लाइंड स्पॉट्स इंटरनली इन मणिपुर, और डिफरेंट एरिया से तो घुस ही रहे। ये विषय पे पिछले प्रोग्राम में हम लोग बात किए थे। नाउ कमिंग टू दिस मैटर, तो देयर इज अ रेडी सप्लाई, देयर इज अ रेडी ग्रुप ऑफ पीपल जो हिट एंड रन अटैक कर सकते हैं। अब कमिंग टू दिस मैटर कि व्हाई देयर इज नो मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट दिस, द harsh truth is that both of our biggest central parties, including Congress and the BJP, they are find these insurgent groups, whether they're Meitei, Kuki or Naga, extremely useful to win elections. इसका एग्जांपल हम लोग 2024 इलेक्शन में देखे। इम्फाल वैली में गोलियां चलवाए गए बूथ सेंटर में, और ये कोई एक पार्टी किया है नहीं, सारे पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप बोलोगे कोई लोकल पार्टी आके सब सही कर देगा, नो, every political party finds these gun armed insurgents as extremely useful tools of manipulating votes and for suppressing voices. तो दिस क्रिएट्स अ मेजर इंसेंटिव्स कि ये विषय होता है। आर्मी लोग जो ड्यूटी में है, वो हमें फोन करके बोलता है बार बार कि सर आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। आफ्टर प्रीवियस प्रोग्राम आई गॉट अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कि सर आपने इतना कुछ बोल दिया, बट व्हाई डिड यू नॉट टेल अस कि वी आर्मी मैन आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हम लोग पकड़ते हैं, हमें फोन आके ये बोलते हैं, हम लोगों को नेता लोग ऐसे फोन करके बोलते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, स्टेट से हो, सेंटर से हो, कि हम लोग इसको छोड़ दो, एक्शन मत लो। हम लोग क्या करें सर, आई एम कोटिंग, and I am quoting a major who has been decorated for gallantry. तो इनके बात है। तो these are things which we see. तो another major issue अगर हम लोग देखें तो वो है, इसके विषय पे एक और एविडेंस है। ये जो बीजेपी एमएलएज है और या कांग्रेस एमएलएज है, कांग्रेस लामतिंग टांग हाउकिप, he was voted, he was publicly putting extremist anti-national propaganda. So why was no action taken? Why is he still drawing salary? बीजेपी का साइकोत का एमएलए पाउलिन लाल हाउकिप, ये जो अभी नेमचा किपजन जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है, हिज हस्बैंड एरन किपचन इज अ नॉन टेररिस्ट जिसका बर्मी सिटीजनशिप लेके पब्लिकली पीपल फ्लॉन्ट करते हैं। देन थांगलियान पाओ गुइते, जिसके साथ सू एग्रीमेंट साइन हुआ था, he was a Burmese elected member of the legislative assembly उनके 90s में। तो these kind of truth and realities हम सबको दिख रहा है, politicians को भी दिख रहा है, but they find them useful electoral tools. तो इसीलिए ये नहीं होता, and this is also a major reason कि ये enforcement of the agreements नहीं होता। अब दूसरा रीजन है इनके मेजर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट और द सू एग्रीमेंट। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, ये एग्रीमेंट एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लो। ये एग्रीमेंट वाज ओरिजिनली साइंड बिटवीन 11 KNO ग्रुप्स एंड 11 UKF ग्रुप्स, 11 आर्म्ड ग्रुप्स, कुकी आर्म ग्रुप्स UKF अम्ब्रेला के अंडर, और 8 आर्म्ड ग्रुप्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ KNO। इनको ये बोला गया है कि
ये विषय पे हमारा कैसे काम चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये बोल के एक नॉर्म्स डिजाइन किया गया। अब आप पूछोगे अचानक इतने सारे आतंकवादी संगठनों को क्यों लाया गया इसके अम्ब्रेला में? क्योंकि सरकार को तब लगा था कि वी आर फाइटिंग दिस कम्युनिस्ट मैती इंसर्जेंसी, मैती नो, दिस विल बी मणिपुरी इंसर्जेंसी, ऑल अदर्स, कम्युनिस्ट मणिपुरी इंसर्जेंसी, फिर आपके ये नागा इंसर्जेंसी चल रहा है, तो एक कुकियों के साथ भी डील करके लेट अस रिड्यूस द फ्रंट्स। अब प्रॉब्लम ये था कि दिस एग्रीमेंट हैड स्ट्रिक्ट टर्म्स कि आप रिक्रूट नहीं कर सकते, बट ये लोग भरपूर रिक्रूट करते रहे। आप एक्सटॉर्शन या मर्डर्स नहीं कर सकते, ये लोग भरपूर से एक्सटॉर्शन और मर्डर करते रहे। तो इनके साथ कई सालों से, इवन बिफोर दिस वायलेंस, इनको कई सालों, इनको एक मंथली स्टाइपेंड मिलना था, इनको वो स्टाइपेंड भी मिलता रहा इतना कुछ करने के बाद भी। जो असम राइफल्स था इनके पास एनफोर्स करने के लिए, वो असम राइफल्स के पास इनको कॉन्क्रीट लिस्ट नहीं पहुंचते थे। इनके बायोमेडिकल, जो बायोमेडिकल इनके बायोमेट्रिक कलेक्ट होना चाहिए ना, इनके आइरिस स्कैन, इनके फिंगरप्रिंट्स, कोई बायोमेट्रिक डेटाबेस नहीं था। तो दैट अलाउड देम टू रिक्रूट। भर भर के कैडर घुस रहे। अभी ये जो यंग मेन पकड़े जा रहे हैं 21-22 साल के, 25 साल के, ये लोग 2008 में कैसे टेररिस्ट बन सकते हैं? तब तो बहुत लोग का जन्म भी हुआ होगा, तो 3-4 जी, साल के बच्चे होते होंगे। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द मेजर गैप। और इसी वजह से आसाम राइफल्स को बहुत जगह से गालियां पड़ रहा है, बहुत जगह से ये पड़ रहा है, बिकॉज इनके हैंड्स आर टाइड। आप मणिपुर पुलिस लॉ एनफोर्समेंट करने बोल रहे हो, असम राइफल्स को बोल रहे हो बफर जोन प्रोटेक्ट करने में। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में एक हमारे भारतीय जवान को गोली मार के कुकी टेररिस्ट भाग रहे थे, मणिपुर पुलिस उनके हॉट परसूट में था। तो असम राइफल्स को इन एन एफर्ट, जितना हमें पता चला, इन एन एफर्ट टू प्रिजर्व द बफर जोन, उन्होंने मणिपुर पुलिस को रोक दिया फ्रॉम ट्राइंग टू कैच दीज थिंग्स, मतलब ये कुकी टेररिस्ट को। और उनके वजह से मणिपुर पुलिस इतना भड़क गए कि उन्होंने एफआईआर फाइल कर दिया। दिस इज द अगेंस्ट असम राइफल कैडर्स। तो दिस वाज द लेवल ऑफ मिसकम्युनिकेशन विच वाज गोइंग ऑन इन 2023। फिर आपका ऐसे ही सिचुएशन की वजह से, ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से, अभी दे हैव ब्रॉट इन निशिकांत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल, a very experienced commander. I hope the coordination will improve. अभी तक तो ऐसे कोई सिचुएशन आया नहीं, तो I will say the coordination so far डाटा के हिसाब से तो it has improved, but the ground reality is this. पहला बात है, इनके पास प्रॉपर लिस्ट नहीं है। दूसरा मैटर है, ये जो कुकी सू कैंप्स है, ये रिमोट एरियाज में है, बड़े बड़े फैलाए हुए हैं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स है, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करके सारे एग्जिट सील करके ओनली वन वायबल एंट्री एग्जिट पॉइंट रखना, दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। ये नहीं है बहुत सारे जगह में। तो दैट अलाउड कैडर्स टू ग्रेजुअली एसिमिलेट। तो ये रिक्रूटमेंट हुआ। कैडर लोग कभी भी बाहर जाते हैं, ये वायलेंस या ये सब काम करते हैं, अगेन ड्यू टू द सेम रीजन, सिंगल एंट्री एग्जिट, प्रॉपर सी। देखिए इतने बड़े कैंप, आप अगर इतने सारे, और तीसरा मैटर है, आप 19 ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किए हो ओरिजिनली, जब ये एग्रीमेंट आप रिन्यू कर रहे हो साल पे साल, आप उसके संख्या बढ़ाए क्यों? अभी 25 ग्रुप्स है इनके अंडर। जब फायदा क्या हुआ, ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स है ना, इनके जब स्प्लिंटर्स या फ्रैक्शन तैयार होने लगे, द गवर्नमेंट इवन इंक्लूडेड देम अंडर सू। तो इसका फायदा क्या हुआ, मिलिटेंट्स वुड कम अंडर सू, एक बेनिफिट्स, फिर एक दूसरा नाम और आउटफिट लेके नॉन सू बन के एट्रोसिटीज कमिट करेंगे, फिर एट्रोसिटी कमिट करने के बाद वापस कैंप में आके सू आइडेंटिटी अज्यूम कर लेंगे। तो दिस काइंड ऑफ, मतलब लॉ एनफोर्समेंट गैप्स है, और इसके अगेंस्ट असम राइफल पीपल कैन नॉट डू इवन एनीथिंग, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है। तो और इसके वजह से दे आर ऑल्सो गेटिंग अ बैड रेप। हमारे आर्मी वाले, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। दे आर नॉट बीइंग गिवन अ फ्री हैंड टू ऑपरेट क्लियरली। एक वीडियो आया था नागा एरिया में, चलिए लोग बोलते हैं आप हिंदू हो, आप हिंदुओं के साथ बायस्ड हो, लेट्स टेक अ न्यूट्रल एग्जांपल। नागा एरिया में एक माँ और एक बच्ची को 3 घंटे ऐसे खेत के आल के साथ, जो डिवाइडर होता है, वहां पे ऐसे सटे हुए पड़े हुए थे, मूव कर रहे थे तो स्नाइपर चल रहा था, गोली चल रहा था कुकियों का। जब वहां पे महार रेजिमेंट ने रेस्क्यू करने गए, क्योंकि महिलाओं ने आके उनके अपोज करने का ट्राई किया, उसके बाद भी उनके पास लार्ज स्केल ऑपरेशंस करने का अधिकार नहीं है। तो इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन अमंग आवर सिक्योरिटी पर्सोनेल। तो ये जो एग्रीमेंट का नॉन एनफोर्समेंट और इसका जो वेस्टेड पॉलिटिकल मोटिव है, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दिस। तो
दिस इज आप जो पूछ रहे थे व्हाई सो मेनी लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, बिकॉज दे आर बीइंग अलाउड टू हिट एंड दे आर बीइंग अलाउड टू रन अवे. इनके एग्जिट पॉइंट्स आर नॉट बीइंग सील्ड. ओनली क्लोज एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं नेबरहुड में, which is not going to be effective क्योंकि आप गोली मार के भाग जाओगे वहां पे. So this is why it's not being effective. This is why there is so many terror attacks, so many targeted killings, and very few people, if any, are getting caught. अभी एक धुरंधर 2 मूवी में एक सिंगर काफी पॉपुलर हुए हैं, रेबेल करके ग्रुप चलाते हैं. Which state they are from? Manipur or मेघालय, Tripura? जयंती, Meghalaya. लाइफ फेरी दमारे. Are there similar musical groups in Manipur also? Manipur is very famous for music. It's not just Western music. We have very great directors like Boom, Yes. जो direct किए हैं. We have हाँ. very great singers. We have Benita Laishram for folk singing. They have their own folk singing. They have their own, but more than Western style, I would say the original Manipuri style of music, the original Manipuri style of dance, that itself is unique. हाँ, Western structures have मैंने also बहुत been सारे included. मणिपुरी I've seen many groups from Manipur doing dance with swords in US. It's called Thangta. It's Thangta. not just pure dance. It's like a martial art. और Martial one good art. thing इनके स्कूल में सिखाया जाता है अभी भी बच्चों का. हाँ. That is the reason they were able to resist. जब इनके Yes. ऊपर mob violence शुरू हुआ, ये हुआ, their society immediately rebounded and hit them back hard. Imphal Valley they literally they reclaimed. तो वो कैसे कर पाए? Because their society had that martial spirit. प्रॉब्लम ये है आदित्य जी कि हमारे सोसाइटी इज नॉट लर्निंग द लेसन्स हियर, कि merely depending on political party for your safety, when it works, it works. It will work until it does not work. But when it does not work, you have to have some backups. तो वो चीज हम लोग नहीं. पर्सनल सिक्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता. एंड आई थिंक अगर लोग अपना लाइक यूएस में भी लोग पर्सनल सिक्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आई थिंक दैट कल्चर वी नीड टू प्रमोट ऑल्सो. मैं आपके साथ इसका नेक्स्ट शो में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ऑन द कुकी साइड, एंड देन वी विल डिस्कस इट मोर. नहीं तो आजकल लोग वीडियो लंबे देखते नहीं है, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर व्यूअर्स को बोलूंगा आप नोट्स बनाइए और यू कैन कॉन्टैक्ट मी बैक. I can forward your connections to Vladimir, and as per his availability, he can contact you back also. So टेक्स्ट में आप लोग डीएम कर सकते हो. आई रिप्लाई टू माय डीएम. his X ID is Vlad Adi Returns. VLAD Returns. Yes. आपका वॉइस काफी लो आ रहा है, so your voice is breaking. आपका वॉइस नहीं आ रहा है. Anyway. नो इट्स क्लियर. सॉरी, एक कॉल आ गया था. Apologies to all of you. नहीं, मेरा इट्स क्लियर. मैं आई विल बी रेडी टू आंसर क्वेश्चंस, तो feel free to contact me. Feel free, and his ID is VLADADIRETURNS returns @ तो वहां पे कॉन्टेक्ट. मैंने इनको रीट्वीट किया है, so those who follow me they can get this on X also. So for security reasons he cannot show his face, but that's fairly understandable क्योंकि he's a journalist. आपको दिख ही रहा है कि how well he explains things in detail. So that's what he does. तो जो भी जिनको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और लोगों को हमारे बारे में बताइए भी. एंड वी आर यूएस बेस्ड, आपको हम लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं. लिंक्स आर ऑल स्क्रॉलिंग देयर, तो वहां से सपोर्ट भी कर सकते हैं. सो आई विल हैव द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो shortly whenever he is available. We'll discuss that completely. Thank you Vladimir for coming on the show. थैंक यू आदित्य जी, और आपके सभी दर्शकों को थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. Thank you.